और अब नया नज़रिया क्या है? दूसरे आदमी ने पूछा और मेरी तरफ देखते हुए बोला, महाराज आप हमारी बातों से बोर तो नहीं हो रहे? नहीं श्रीमान जी, मैंने जवाब दिया। आप लोग गालबन उस लोदरबाग कैंप के बारे में बातें कर रहे हैं, जिसके बारे में पिछले दिनों बड़ा चर्चा रहा है। हाँ, वही लोदरबाग कैंप, उसके बारे में नए-नए और सनसनीखेज़ इंकशाफ हो रहे हैं। और श्रीमती जी, आप तो इन बातों से बोर नहीं हो रही? ये बात पहले आदमी ने कही थी, जो मंदिर के बारे में इंकशाफ कर रहा था। नहीं श्रीमान जी, सीता मुस्कुराई और इस तरह हम भी उनकी तरफ मुतवज्जह हो गए और उनकी बातें दिलचस्पी से सुनने लगे। हाँ, तो दूसरा नज़रिया ये क्या है राव जी? दूसरे आदमी ने पूछा। दूसरा नज़रिया ये है ठाकर प्रेमचंद जी, पहला आदमी गहरा सांस लेते हुए बोला। सुरंगें दरियाफ्त होने के बाद ये नतीजा अखज़ किया गया है कि ये कार्रवाइयाँ किसी अंदर के आदमी की नहीं, बाहर के आदमियों की थीं। और बाहर के आदमियों में मंदिर के पंडित और उसके खूबसूरत साथी लड़के की सिवा कोई नज़र नहीं आता। इसके बारे में फ़िलहाल ये फ़र्ज़ कर लिया गया है कि वो लड़की रॉ की साबिक एजेंट सीता और वो पंडित कश्मीरी मुजाहिद शमरोज़ था, जिसके बारे में पुलिस और इंटेलिजेंस को ये जानकारी हुई है कि वो दोनों जैसलमेर में मौजूद हैं। कुछ दिन पहले तक वो दोनों महाराणा धर्मेश सिंह की रखेल दुर्गा की हवेली में ठहरे हुए थे। दुर्गा को हिरासत में लेकर पूछगछ की गई, मगर इसने कुछ नहीं बताया और ख्याल है उन दिनों वो दोनों साधुओं के भेष में उस मंदिर में मौजूद थे। कैंप के सिक्योरिटी इंचार्ज जुगलनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो कैंप से उन दोनों के लिए नाश्ता और खाने लेकर आता था। पहले तो यही सोचा गया कि वो इसके अंदर गोपी के चक्कर में है, मगर धमाकों के बाद जब वो भी लापता हो गया तो ये समझा गया कि धमाकों में उसका हाथ था और वो अपने आप को बचाने के लिए गायब हो गया है। लेकिन मंदिर के तहखाने से उसकी लाश मिलने के बाद सोचने वालों की सोचों का रुख भी बदल गया। राव चंद लम्हों को हैरत में हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, अब इस नज़रिए पर गौर किया जा रहा है कि जुगलनाथ भी उन दोनों के साथ मिला हुआ था। वो तहखाने की सुरंगों के ज़रिए कैंप में दाखिल होते और लाशें गिराकर गायब हो जाते। हत्ता कि गोला बारूद भी उन्हें जुगलनाथ ने ही फराहम किया था और वो गार्ड भी इनके साथ शामिल था, जिसकी लाश सुरंग के अंदर पाई गई है। और जब उन लोगों का मतलब पूरा हो गया तो इस गार्ड और जुगलनाथ को भी कत्ल करके फरार हो गए। इंटेलिजेंस को पूरा यकीन है कि वो सीता और शमरोज़ ही थे। वो अब भी जैसलमेर में मौजूद हैं और मेरा ख्याल है कि उनकी गिरफ्तारी और निशानदेही के लिए लाखों रुपए के इनाम का ऐलान किया जाने वाला है। कल या परसों के पेपर्स में शमरोज़ की वो तस्वीर भी शाया की जाएगी जो एक मैगजीन में छपी हुई थी और उससे उसे शनाख्त किया गया है। एक बात बताऊं राव जी, प्रेमचंद शराब का घूंट भरते हुए कहा, तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? अभी तक तो किसी पेपर में ऐसी कोई बात नहीं छपी। तुम भूल गए हो कि मेरा भांजा बाबू राव इंटेलिजेंस में है। राव ने जवाब दिया। मैं घर से निकलने वाला था कि वो मिलने के लिए आ गया। सब कुछ उससे मालूम हुआ और मंदिर के नीचे तहखाने का इंकशाफ भी आज दोपहर के वक्त ही हुआ है। अगर बाबू राव इंटेलिजेंस में ना होता तो मैं भी दूसरों की तरह इन बातों से बेखबर ही रहता। बहुत सी बातें तो अखबारों में भी नहीं छपती। एक बात और, राव ने शराब का आखिरी घूंट पीकर वेटर को मज़ीद शराब लाने का इशारा किया और बात जारी रखते हुए कहने लगा, वो दोनों दुर्गा नामी उस औरत के पास जिस हवेली में ठहरे हुए थे उसे सील कर दिया गया था, लेकिन अब कल किसी वक्त वो हवेली खोली जाएगी। इंस्पेक्टर विश्वनाथ हवेली की तलाशी लेगा। हो सकता है हवेली से उन दोनों का कोई सुराग मिल जाए। इंस्पेक्टर विश्वनाथ कोई तोप किस्म की चीज़ लगता है। मैंने पहले भी अहम मामले में उसका नाम सुना है। प्रेमचंद ने कहा, वो वाकई तोप चीज़ है। अपने महकमे में वो जल्लाद के नाम से मशहूर है। दुर्गा नामी औरत से तफ्तीश की जिम्मेदारी भी उसी को सौंपी गई थी। उसने ऐसे ऐसे हाथ दिखाए कि दुर्गा की आत्मा भी बयाकल रहेगी। उसने दुर्गा की टांगें चीर दी, मगर दुर्गा भी बड़ी सख्त जान औरत थी। उसने जान दे दी मगर जुबान नहीं खोली। मैंने सीता की तरफ देखा, उसने आंखें बंद कर लीं और झुरझुरी लेकर रह गई। राव जी ने भी उसकी इस कैफियत को नोट कर लिया और जल्दी से बोला, माफ़ करने देवी जी, हमें आपके सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। क्या ऐसे जालिम लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं? सीता ने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, किसी की ज़ुबान खुलवाने के लिए पुलिस के अपने कुछ तरीके होते हैं। और फिर आप ये भी तो सोचिए, वो औरत किसी हमदर्दी की मुस्तहिक नहीं थी। उसने ऐसे दो अगरवादियों को पनाह दे रखी थी जिन्होंने सैकड़ों लोगों को बेदर्दी से, माफ़ कीजिए श्रीमान जी, सीता ने उसकी बात काट दी, मैं ऐसी बात नहीं सुन सकती। चलिए स्वामी जी, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। वो उठकर खड़ी हो गई। क्षमा चाहता हूँ देवी जी। राव जी ने उठकर हाथ जोड़ दिए। मेरी बातों से आपको कोई बात नहीं, सीता ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। एक बार फिर उसकी बात काट दी। मैं कमज़ोर दिल औरत हूँ और आपको औरतों के सामने ऐसी खौफनाक बातें नहीं करनी चाहिए। आइंदा ख्याल रखूँगा। राव जी ने एक बार फिर माजरत की।
हम मेज़ों के गिर्द घूमते हुए दरवाजे की तरफ चलने लगे। वक़्त गुजरने का ख्याल ही नहीं रहा था। 11:30 बज रहे थे और हाल भर चुका था। एक नई रुकासा मेज़ों के दरमियान थिरकते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से अपने जिस्म की नुमाइश कर रही थी। हम लॉबी से गुजरते हुए बाहर आ गए। सीता रुक कर ताज़ा हवा में गहरे गहरे सांस लेती रही और फिर मेरा हाथ पकड़कर चलने लगी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने पूछा। इस वक्त लॉन में भी खासी रौनक थी। यहाँ तक लातादाद ग्राहक मौजूद थे। दाएं तरफ कई बारबेक्यू स्टैंड लगा हुआ था और इस तरफ से बड़ी इस्ताहा आमेज़ खुशबू आ रही थी। हाँ, मैं ठीक हूँ, सीता ने जवाब दिया। सुना तुमने उस राक्षस ने दुर्गा को किस तरह हलाक किया था? खामोश रहो, घर जाकर बात करेंगे, मैंने सरगोशी की। उसका नाम मालूम होगा। मैं उस दरिंदे को नहीं छोड़ूंगी, उसे भी इस तरह टांगे चीर कर। प्लीज़ सीता, मैंने उसका हाथ दबा दिया। हमारे आसपास लोग मौजूद हैं, बेहतर है अपनी ज़ुबान बंद रखो। हम गेट से बाहर आ गए। सड़क के साथ कई टैक्सियाँ खड़ी थीं। हम एक टैक्सी में बैठ गए। सफ़र के लिए मैंने वही पुरानी पॉलिसी अपनाई थी कि सब फासला तय होने के बाद हमने एक बार रौनक चौक पर वो टैक्सी छोड़ दी। कुछ दूर तक पैदल चलते रहे, फिर एक ऑटो रिक्शे में बैठ गए। घर पहुंचते ही सीता पलंग पर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ सीता देवी को, क्या हुआ? राजीव जल्दी से बोला। वो तीनों एकदम परेशान हो गए थे और कल्पना के चेहरे पर तो हवाइयाँ सी उड़ने लगी थी। कुछ नहीं, दुर्गा के बारे में कुछ बातें सुनकर अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकी, मैंने कहा। शोभा दौड़कर पानी का गिलास ले आई। कल्पना उसके करीब बैठकर उसे तसल्ली देने लगी। सीता उससे लिपट कर पहले से भी ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगी। कल्पना भी अपने जज्बात पर काबू न रख सकी। मैंने मुदाखलत नहीं की। दिल का गुबार निकल जाए तो अच्छा है। तकरीबन 10 मिनट बाद सीता अपनी हालत पर काबू पा सकी और तब मैंने राजीव वगैरह को बताया कि सीता के जज्बात क्यों बेकाबू हो गए थे। मैं अब सीता के करीब बैठ गया। उसके जज्बात का ये तूफान देखकर मुझे पहली बार ये एहसास हुआ था कि वो दुर्गा को कितना चाहती थी। कद 5.5 फीट, कसरती जिस्म, मजबूत हाथ पैर, तांबे जैसी रंगत, टूथब्रश टाइप की भारी मूछें, दाएं रुखसार पर तकरीबन 1.5 इंच लंबे जख्म का निशान, दांत मैले थे जैसे कभी मंजन न किया हो। ताम सामने ऊपर वाले एक दांत पर सोने का खुल चढ़ा हुआ था। बाएं कान में सोने की बाली थी और सर के बाल बेतहाशा लंबे थे, जिन्हें गर्दन पर इलास्टिक हेयर बैंड में छुपाकर इसी सूरत में बांधा गया था। इसने डार्क ब्राउन रंग का सफारी सूट पहन रखा था और दिलचस्पी की बात ये थी कि वो शर्ट के आस्तीन नहीं थे। ये शायद कोई नया फैशन ईजाद हुआ था और ये लिबास उस पर बिल्कुल नहीं जच रहा था। शक्ल सूरत और लिबास से वो कोई थर्ड रेट सड़क छाप गुंडा ही लगता था, जिसे उस शानदार होटल में देखकर हैरत भी हुई थी। लेकिन वो कोई गुंडा नहीं था, पुलिस इंस्पेक्टर विश्वनाथ था, जो अपने महकमे में जल्लाद के नाम से मशहूर था। और ये नाम गलत नहीं दिया गया था, वो वाकई जल्लाद था और दुर्गा का कातिल भी। उस रात महाराजा होटल के क्लब में रावजी और प्रेमचंद नामी आदमियों की बातें सुनने के बाद सीता ने ये अहद कर लिया था कि अब वो विश्वनाथ को जिंदा नहीं छोड़ेगी। इस क्लब के बारे में सीता ने ठीक ही कहा था। यहाँ शहर के बड़े बड़े लोग जमा होते थे। फौज, पुलिस और सरकारी दफ्तरों के आला अफसरान ने भी इस क्लब को अपना अड्डा बना रखा था और यहाँ सिर्फ 1 घंटा बैठकर शहर के बारे में बहुत सी ताज़ा तरीन मालूमात हासिल की जा सकती थी। हम उस रात तकरीबन 1.5-2 घंटे वहाँ रहे थे और हमें जो सनसनीखेज़ मालूमात हासिल हुई थी, इस पर वाकई मुझे हैरत होती थी। मंदिर, तहखाने और जुगलनाथ और दूसरे गार्ड की लाशों से दरियाफ्त के बारे में वो खबर तीसरे रोज़ अखबारात में शाया हुई थी। अखबारात ने और भी बहुत से सनसनीखेज़ इंकशाफ किए थे और उनका बहरहाल हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं था। एक इंकशाफ ये भी था कि गैर मुल्की सीक्रेट एजेंट भी इंटेलिजेंस ऑफिसर के भेस में उस कैंप में था, जो कैंप के तमाम प्रोग्राम और सरगर्मियों को खुफिया कैमरों के ज़रिए माइक्रो फिल्म में महफूज करता रहा था। उस इंटेलिजेंस ऑफिसर को शहर में एक ऐसे आदमी के साथ देखा गया था जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हुकूमतों को ब्लैकमेल करने में बड़ी महारत रखता है। उसका तरीक़ाकार बड़ा दिलचस्प था। वो करोड़ों रुपया खर्च करके हुकूमत ही के आदमियों के ज़रिए हुकूमत के अहम तरीन राज हासिल करता है और उनकी बुनियाद पर हुकूमत को ब्लैकमेल करके अरबों कमाता है और अब तक तीसरी दुनिया की कई हुकूमतों को इस तरह ब्लैकमेल कर चुका है। अखबार ने तो यहाँ तक लिखा था कि ये इंटरनेशनल ब्लैकमेलर कई साल पहले भी चीन के हवाले से कैमराज के सिलसिले में हिंद सरकार को ब्लैकमेल करके 3 अरब रुपए वसूल कर चुका है और अब फिर जैसलमेर जैसी अहम तरीन छावनी में उसकी मौजूदगी और एक इंटेलिजेंस ऑफिसर से उसका मेल मिलाप खतरे की अलामत समझा जा रहा था। इस सारे ड्रामे में हमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। बहरहाल हम बर वक्त आगाह हो गए थे और हमने मुहतात रवैया इख्तियार कर लिया था। शहर में एक बार फिर हलचल सी मच गई थी और मुश्तबा लोगों को चेक किया जा रहा था।
मैंने सीता को मशवरा दिया था कि 2-4 रोज़ तक हमें भी अपनी पनाहगाह में दुबक रहना चाहिए, लेकिन दुर्गा के कातिल के बारे में आगाह हो जाने के बाद सीता के लिए आराम से बैठे रहना मुमकिन नहीं था। और फिर तीसरे ही रोज़ सीता ने इंस्पेक्टर विश्वनाथ को खोज निकाला था। उस वक़्त रात के 10 बज रहे थे। विश्वनाथ भी उस वक़्त महाराजा होटल के क्लब में मौजूद था। उसे देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये शख्स पुलिस ऑफिसर हो सकता है। उसके साथ एक अधेड़ उम्र औरत भी थी, जिसने अपने आप को जवान और हसीन बनाने की भरपूर कोशिश की थी। वो दोनों इस वक्त डांस फ्लोर पर थे। तकरीबन दर्जन भर जोड़े मौसीकी की मुदभरी तानों पर डांस फ्लोर पर थिरक रहे थे। एक राउंड ख़त्म हुआ तो इंस्पेक्टर विश्वनाथ हमारे साथ वाली मेज़ पर आकर बैठ गया। 5 मिनट के वक्फे से रक्स का दूसरा राउंड शुरू हुआ तो सीता उठकर दूसरी मेज़ की तरफ चली गई और कुछ कहे बगैर विश्वनाथ की तरफ हाथ बढ़ा दिया। इसे कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं थी। उस जैसी हसीन लड़की के सामने कौन काफिर इनकार कर सकता था। वो दोनों हाथ में हाथ डाले डांस फ्लोर पर पहुंच गए। कई और जोड़े भी उठ कर थिरकने लगे थे। विश्वनाथ ने सीता को अपने सीने से लगा लिया। उसका एक हाथ सीता के हाथ में था और दूसरा उसने सीता की कमर में हमारी कर रखा था और मैं देख रहा था कि वो उसके हाथ से सीता को अपने साथ दबा रहा था। सीता के होंठों पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट थी और वो दोनों सरगोशियों में कुछ बातें भी कर रहे थे। वो राउंड भी ख़त्म हुआ। इंस्पेक्टर विश्वनाथ इस मरतबा सीता के साथ ही हमारी मेज़ पर आ गया था। ये मेरे पति हैं महावीर सिंह। सीता ने उसने मेरा तारुफ करवाया। 6 महीने पहले हथमबोर में अपनी ज़मीनें बेचकर कारोबार की नीयत से यहाँ आए थे। उनके एक दोस्त ने वादा किया था कि आर्मी में फूड सप्लाई या किसी और चीज़ का ठेका दिलवा देगा, लेकिन अब तक वो इन्हें ठेंगा ही दिखाता रहा है। ठेका और ठेंगा, बात पर इंस्पेक्टर विश्वनाथ हंस दिया और मैं भी मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। अब ये इस तरह का क्लब खोलने का सोच रहे हैं, सीता ने बात जारी रखते हुए कहा। महावीर जी अगरचे शर्मीले वाक़या हुए हैं, लेकिन जवान और हसीन औरतों में रहकर बहुत खुश होते हैं और मेरा ख्याल है इनके लिए ऐसा ही कारोबार मुनासिब रहेगा। इस मरतबा भी विश्वनाथ ने हल्का सा कहका लगाया। महावीर जी, वो मेरा नाम लेते हुए कुछ चौंक सा गया, फिर बोला, हाँ तो महावीर जी, आपकी पत्नी इतनी सुंदर है, आपको दूसरी औरतों की तरफ देखने की क्या ज़रूरत है, दिल को ज़रा तकवीत मिलती है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वैसे सीता देवी, तुमने श्रीमान जी का तारुफ नहीं करवाया। मेरे मुंह से सीता का नाम सुनकर वो भी चौंक गया। इसके चेहरे के तासुरात एकदम बदल गए, लेकिन इसने फ़ौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। वो एक ऐसे केस पर काम कर रहा था जिसमें सीता का नाम उसके लिए बड़ी अहमियत रखता था। हो सकता है सीता के साथ उसने महावीर का नाम भी सुन रखा हो और इस वक्त ये दोनों नाम सुनकर वो चौंके बगैर नहीं रह सका था। ये विश्वनाथ जी हैं, पुलिस ऑफिसर। सीता ने उसका तारुफ करवाया। तुम्हें याद है महावीर जी, उस रात महाराजा क्लब में कोई बात हो रही थी तो किसी ने कहा था कि इंस्पेक्टर विश्वनाथ जल्लाद है। अब देखो ये हमारे सामने बैठे हैं, इनमें ऐसी कोई बात नज़र आती है? खुशगुफ्तार, नरम और हमदर्दाना लहजा और वकार शख्सियत, मुझे तो ये बहुत अच्छे इंसान लगे। हाँ वाकई मुझे तो इनमें ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई। मैंने मुस्कुरा कर कहा तो विश्वनाथ भी मुस्कुरा दिया। इस दौरान एक वेटर ट्रॉली लेकर करीब से गुजरा तो विश्वनाथ ने इसे रोक लिया। ट्रॉली पर शराब से लबरेज गिलास और चंद बोतलें भी रखी हुई थी। विश्वनाथ ने शैम्पेन के 2 गिलास उठाकर मेज़ पर रख लिए। तीसरा गिलास उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने इसे रोक दिया। हम दारू नहीं पीते विश्वनाथ जी, आप जहमत न करें। विश्वनाथ ने तीसरा गिलास नहीं उठाया। मेज़ पर रखे हुए 2 गिलासों में से एक गिलास उठाकर एक ही सांस में खाली कर दिया। रक्स का एक और राउंड शुरू हो चुका था। विश्वनाथ सीता से बातें कर रहा था। मैं अगरचे होंकों की तरह रक्स करती हुई औरतों को घूरता रहा, लेकिन मेरी तमाम तवज्जो इनकी बातों पर मरकूज थी। सीता वाकई बहुत जहानत का सबूत दे रही थी। उसने बातों ही बातों में ये मालूम कर लिया था कि इंस्पेक्टर विश्वनाथ की कार क्लब के बाहर सड़क के किनारे पर खड़ी थी। सीता ने उस कार का मॉडल और नंबर भी उसके मुंह से ही बुलवा लिया। विश्वनाथ दूसरा गिलास भी खाली कर चुका था। वो आखिरी घूंट लेकर खाली गिलास मेज़ पर पटकते हुए सीता की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, एक राउंड हो जाए। ज़रूर, सीता ने कहते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। मैं उनसे पहले ही उठकर खड़ा हो गया। मैं चलता हूँ सीता, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। कल्पना परेशान हो रही होगी, तुम फारिग होकर जल्दी आ जाना। ठीक है डियर, मैं जल्दी आ जाऊंगी, सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इंस्पेक्टर विश्वनाथ ने मुझसे हाथ मिलाया तो इसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। कबाब से हड्डी निकल जाने पर वो खुश हो रहा था। हमारे से बाहर आकर मैं इधर उधर देखने लगा। क्लब का अपना पार्किंग प्लॉट था जो भरा हुआ था। बहुत सी गाड़ियां दाएं बाएं दूर दूर तक सड़क के साथ खड़ी थी। विश्वनाथ की नीली कार तलाश करने में मुझे ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। वो कार क्लब के गेट से तकरीबन 100 गज आगे फुटपाथ के साथ लगी हुई थी। वहाँ फुटपाथ पर
एक कद आवर गुंजान शाखों वाला दरख्त भी था जिसकी शाखें सड़क के ऊपर तक फैली हुई थीं। उस दरख्त की वजह से यहाँ किसी कदर तारीकी थी। मुझे कार की डिग्गी खोलने में ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। मैंने मुहतात निगाहों से इधर उधर देखा और डिग्गी में घुस गया। डिग्गी काफ़ी कुशादा थी और उसमें कोई सामान भी नहीं था। टटोलते हुए मुझे रबड़ का एक टुकड़ा मिल गया जिसे मैंने डिग्गी के ढकने में फंसा दिया ताकि ढकना पूरी तरह बंद न हो जाए। मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। आधे घंटे बाद ही सीता और इंस्पेक्टर विश्वनाथ पहुंच गए। दोनों कार में बैठ गई। इंजन स्टार्ट हुआ और कार हरकत में आ गई। तकरीबन आधे घंटे तक कार मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती रही और फिर इस तरह झटके लगने लगे जैसे कार किसी कच्चे रास्ते पर पहुंच गई हो। मैंने डिग्गी की झुर्री से झांक कर बाहर देखा। ये शायद शहर का कोई नवाही इलाका था और पूरी तरह आबाद नहीं हुआ था। कहीं कहीं बगले थे जिनमें रोशनी नजर आ रही थी। 15 मिनट मजीद चलते रहने के बाद बिलाखिर कार रुक गई। उन दोनों के उतर जाने के तकरीबन 5 मिनट बाद मैं भी डिग्गी से निकल आया और गहरे गहरे सांस लेता हुआ चारों तरफ देखने लगा। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला था। पहाड़ी के दामन में ये इलाका अभी आबाद हो रहा था। कहीं कहीं बंगले बन चुके थे जो आबाद थे, वहाँ रोशनियाँ हो रही थीं। ये भी एक बंगला ही था। उसकी 4 दीवारी तो थी लेकिन गेट अभी नहीं लगा था। करीब तरीन आबाद बंगला तकरीबन 100 गज के फासले पर था। ये बंगला ज़्यादा बड़ा नहीं था। विश्वनाथ ने अंदर दाखिल होकर तमाम बत्तियां जला दी। मैं मोहतात अंदाज में कदम उठाता हुआ इमारत के पहलू की तरफ निकल गया और एक खिड़की से झांक कर देखने लगा। अंदर कहीं से सीता के हंसने की आवाज़ें तो सुनाई दे रही थीं मगर उन दोनों में से कोई दिखाई नहीं दिया था। मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि इस बंगले में इस वक्त हम तीनों के सिवा और कोई नहीं था और मैं ये भी समझ गया था कि इंस्पेक्टर विश्वनाथ सीता को इस वीरान बंगले में क्यों लाया था। सीता जैसी हसीन लड़की हो तो कोई भी मर्द अपनी आवाज़ पर काबू नहीं रख सका और मैं समझता था कि विश्वनाथ की मौत ही इसे यहाँ लेकर आई है। उन दोनों के कहकों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैं दूसरी तरफ चला गया। एक खिड़की के पट खुले हुए थे। मैं चौखट पर चढ़कर बड़ी आहिस्तगी से दूसरी तरफ कूद गया। उस बंगले में फर्नीचर वगैरह कुछ नहीं था और मेरे ख्याल में ये बंगला अभी पूरी तरह तैयार भी नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ कोई सामान भी नहीं लाया गया था। मैं दबे कदमों चलता हुआ उस कोने की तरफ बढ़ गया जहाँ से सीता की हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैंने दरवाजे से झांक कर देखा तो मेरा दिमाग भग से उड़ गया। उस कमरे में बेड बिछा हुआ था, एक मेज़ भी थी जिस पर शराब की 2 बोतलें और 3 गिलास रखे हुए थे। 2 कुर्सियाँ और एक सोफ़ा भी था। विश्वनाथ ने पूरा बंदोबस्त कर रखा था। मैं समझ गया कि वो पहले भी यहाँ औरतों को लाता है। मेरे लिए वो सनसनी खेज मंजर था जो मैं देख रहा था। सीता बेड पर पुश्त के बल पड़ी हुई थी और विश्वनाथ उस पर झुका हुआ था। उसने सीता के दोनों बाजू अपने हाथों में दबा रखे थे। सीता हंसते हुए सर को इधर उधर हरकत दे रही थी। मैं निहायत दबे पांव कमरे में दाखिल हुआ और आगे झुककर इंस्पेक्टर विश्वनाथ का कांधा थपथपाया। पहली मर्तबा शायद उसने तवज्जो नहीं दी। मैंने दोबारा ज़रा ज़ोर से हाथ मारा। श्रीमान जी, हम भी यहाँ मौजूद हैं। विश्वनाथ उछल पड़ा। वो जैसे ही सीधा हुआ मैंने ज़ोरदार घूंसा उसके जबड़े पर जमा दिया। वो कराहता हुआ पलंग पर उलट गया। कौन हो तुम? इसने अपना जुमला मुकम्मल नहीं किया। मेरी सूरत देखकर उसे ये पूछने की ज़रूरत नहीं रही थी कि मैं कौन हूँ। मेरे सामने मेरी पत्नी पर हाथ साफ करने की कोशिश कर रहे हो इंस्पेक्टर, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने कहा, तुम यहाँ कैसे आ गए? विश्वनाथ थकलाया। तुम्हारी कार की डिग्गी में बैठकर मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तकलीफ़ तो मुझे बहुत हुई थी मगर कोई बड़ा मकसद हासिल करने के लिए कोई कष्ट तो उठाना ही पड़ते हैं। बड़ा मकसद क्या मतलब? विश्वनाथ ने मुझे घूरा। तुम्हारी बहुत तारीफ़ें सुनी थी मगर तुम तो बड़े चौगन निकले, मैंने कहा। इसी दौरान सीता बेड से उठकर एक तरफ खड़ी हो गई। तुम एक निहायत अहम केस पर काम कर रहे हो। तुम्हें तो अपने साय से भी मोहतात रहना चाहिए, लेकिन इस हसीन लड़की को देखकर तुम्हारी अकल घास चलने चली गई। तुम ये भी भूल गए कि तुम्हें किसी सीता की तलाश थी और वो सीता क्लब में तुम्हारे साथ डांस कर रही थी और सीता इस तरह आसानी से तुम्हारे हाथ आ गई तो तुम समझे कि वो फंस गई और तुम्हारी रात ऐश में गुजरेगी। क्या कहना चाहते हो? उसके हवा शायद अब भी काबू में नहीं थे। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।